चलिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चैप्टर हमारे पास है वाटर वाला। इसका टॉपिक मुझे पहला बताइए कौन सा है टॉपिक है? वाटर एज सॉल्वेंट। हाँ जी, वाटर एज सॉल्वेंट हमने देखना है। वाटर को एज सॉल्वेंट जब हम देखेंगे, वाटर को यूनिवर्सल सॉल्वेंट कहते हैं क्योंकि बहुत तरह के सॉल्वेंट हैं। उसमें आप देख सकते हैं कि वाटर भी है, पानी भी है, उसमें अल्कोहल भी है, उसमें एसीटून भी हो सकता है, ईथर भी हो सकता है। दो तरह के होते हैं आमतौर पे। एक को कहते हैं पोलर सॉल्वेंट्स, एक कहते हैं नॉन पोलर सॉल्वेंट्स। पोलर सॉल्वेंट्स कहते हैं उनको जिनमें डाईपोल पाया जाए, या आप ये कह लें कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाए। एक साइड पे एक पॉजिटिव पोल हो, एक साइड पे नेगेटिव पोल हो, वो आपस में कशिश करें उसी तरह के मालिक्यूल को, तो उसे हम कहते हैं पोलर सॉल्वेंट। जैसे पानी पोलर है, इसमें पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिविटी पाई जाती है। आपने ये जब केमिकल बॉन्डिंग वाला चैप्टर पढ़ा होगा तो वहाँ पे पोलर कोवलेंट बॉन्ड और नॉन पोलर पढ़े होंगे। पानी पोलर कोवलेंट बॉन्ड है, इसलिए पोलर सॉल्वेंट होगा। इसके पास जो ईथर है या अल्कोहल है, ये नॉन पोलर सॉल्वेंट्स होते हैं। लेकिन इन तमाम सॉल्वेंट में पानी जो है इसको यूनिवर्सल सॉल्वेंट कहते हैं क्योंकि ये वाहिद सॉल्वेंट है जो तकरीबन तमाम तर मिनरल्स को हल कर लेता है। बाकी नहीं कर सकते, कोई कुछ को करते हैं, कोई कुछ को करते हैं, लेकिन सबको नहीं करते। लेकिन पानी जो है वो बहुत ज़्यादा, ये तकरीबन तमाम जो है वो मिनरल्स को अपने अंदर हल कर लेता है, इसलिए इसे कहते हैं यूनिवर्सल सॉल्वेंट। ठीक है जी, इसे यूनिवर्सल सॉल्वेंट कहते हैं। ये उर्दू में भी आप देखेंगे, पानी एक यूनिवर्सल सॉल्वेंट है क्योंकि तमाम मिनरल्स को हल कर लेता है। ठीक है जी, और हल करने की सलाहियत दो चीज़ों की वजह से है। तो अगर आपसे पूछते जाए पानी को यूनिवर्सल सॉल्वेंट क्यों कहते हैं, वाई वाटर इज कॉल्ड द यूनिवर्सल सॉल्वेंट, तो आप कहेंगे कि ये दो रीजंस की वजह से जो है यूनिवर्सल सॉल्वेंट कहलाता है। इट इज़ कॉल्ड यूनिवर्सल सॉल्वेंट ड्यू टू द फॉलोइंग टू रीजंस। कौन से रीजन है? पानी की मालिक्यूल की पोलैरिटी, एक तो इससे पोलैरिटी है, यानी इससे पॉजिटिव साइड भी है इसकी नेगेटिव साइड भी है। तो इस वजह से जितने आयनिक कंपाउंड हो जाएंगे उनको भी ये हल कर लेता है बड़ी इजीली। नॉन पोलर जो है वो नहीं हल कर सकते। इसके अलावा हाइड्रोजन बॉन्डिंग की सलाहियत बहुत ज़्यादा है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या करती है? वो अट्रैक्शन ज़्यादा करती है बाकी कंपाउंड्स की तरफ, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा जो है वो हल कर लेता है। इंग्लिश में भी हम देख लेते हैं इसको। तो दो प्रॉपर्टीज ने बताया है। वाटर इज यूनिवर्सल सॉल्वेंट बिकॉज इट कैन डिजॉल्व ऑलमोस्ट ऑल द मिनरल्स। इट्स एबिलिटी टू डिजॉल्व सब्सटेंसेस बिकॉज ऑफ द यूनिक प्रॉपर्टीज ऑफ द वाटर। कहता है जो इसकी हल करने की सलाहियत है वो पानी की उस खास खसूसियत की वजह से हमें नज़र आती है, जो दो तरह की हैं। पहली जो पोलैरिटी ऑफ वाटर मॉलिक्यूल है, और दूसरा है एक्सेप्शनल हाइड्रोजन बॉन्डिंग एबिलिटी। एक्सेप्शनल का मतलब बहुत ज़्यादा, यानी बाकी में भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग थोड़ी बहुत पाई जाती है, लेकिन पानी की हाइड्रोजन बॉन्डिंग बहुत ज़बरदस्त है और ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग बहुत सारे काम करती है। ठीक है जी, आपने शायद फिजिक्स 9th में कहीं पढ़ा हो कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से ये जब 4 सेंटीग्रेड पर जाता है पानी, तो ये इसकी डेंसिटी जो है वो कम हो जाती है और ये ऊपर आ जाता है। इस वजह से बर्फ़ की तह ऊपर बन जाती है और नीचे जानदार जिंदा रह सकते हैं समुद्रों के अंदर, बहुत ज़्यादा बर्फ़ के अंदर भी। तो इस वजह से पानी बहुत आइडियल सॉल्वेंट है कि हर तरह की जो खसूसियत अपने अंदर रखता है। अब पहली चीज़ है पोलर नेचर ऑफ वाटर। पानी की जो पोलर नेचर है उससे क्या मुराद है? पोलर नेचर से मुराद ये कि ये एक साइड पार्शियल नेगेटिव होगी और एक साइड जो पार्शियल पॉजिटिव होगी। अगर आप ये देखें तो आपको नजर आएगा कि पानी का जो है एक पार्शियल पॉजिटिव सिरा है और एक पार्शियल नेगेटिव है। पॉजिटिव सिरा कौन सा है? वो हाइड्रोजन वाला पॉजिटिव सिरा कहलाएगा। हाइड्रोजन वाला, ये अगर शक्ल में आपको नजर आ रहा है, H पॉजिटिव है, H पॉजिटिव है, और O जो है ये नेगेटिव होती है। तो हाइड्रोजन पॉजिटिव है, वो किसी दूसरे मॉलिक्यूल के नेगेटिव पार्ट को अपने साथ जोड़ लेगा, इस वजह से उसको हल कर लेगा। और O जो है वो नेगेटिव है, वो किसी दूसरे के पॉजिटिव पार्ट को अपनी तरफ जोड़ लेगी। तो इस तरह ये पॉजिटिव पार्ट है, तो देखें इधर से भी ऑक्सीजन जुड़ गई, इधर से भी ऑक्सीजन जुड़ गई, इधर से भी ऑक्सीजन जुड़ गई, इधर से भी जुड़ गई। इस तरह उस ऑक्सीजन चारों तरफ से पॉजिटिव को ऑक्सीजन ने घेरे में ले लिया, सादा लफ्ज़ों से हल कर लिया अपने अंदर पानी ने। इधर नेगेटिव है तो चारों तरफ में देखें हाइड्रोजन ने उसको घेरे में ले लिया हुआ है। तो इस तरह हाइड्रोजन ऑक्सीजन जो है वो हाइड्रोजन जो है वो नेगेटिव पार्ट ऑफ द मालिक्यूल को अट्रैक्ट करता है, यानी हाइड्रोजन खुद पॉजिटिव है, आने वाले मालिक्यूल के नेगेटिव सिरे को वो अट्रैक्ट करेगा, और ऑक्सीजन जो खुद नेगेटिव है वो आने वाले के पॉजिटिव सिरे को जो है वो अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी। तो ये हमने देखना है कि पोलैरिटी की वजह से जो है ये कैसे काम करता है कि पानी जो है वो पॉजिटिव सिरा जो है वो नेगेटिव पार्ट को अट्रैक्ट करता है और नेगेटिव पॉजिटिव को करता है। ये उसने बताया। वाटर मॉलिक्यूल इज पोलर स्ट्रक्चर, इसका स्ट्रक्चर पोलर है। वन एंड ऑफ द मॉलिक्यूल इज पार्शियली पॉजिटिव वाइल द अदर एंड इज पार्शियली नेगेटिव। एक सिरा पार्शियल पॉजिटिव है जबकि दूसरा सिरा जो है वो पार्शियल नेगेटिव है।
बिकॉज ऑफ द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बिटवीन ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन एटम। और ये किस वजह से होता है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की वजह से, यानी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का फ़र्क है। ठीक है जी, एक साइड पार्शियल नेगेटिव हो गई है, एक साइड जो पार्शियल पॉजिटिव हो गई है। अब तमाम तर पोलर सब्सटेंसेस जो पानी में हल हो जाएंगे, यानी ऑल द पोलर सब्सटेंसेस आर सॉल्युबल इन वाटर। क्यों? क्योंकि पानी खुद पोलर है, इसका पॉजिटिव नेगेटिव है, और पोलर सब्सटेंसेस का भी जो पॉजिटिव नेगेटिव है वो उनके साथ मिल जाएगा। अभी मैंने शक्ल में आपको बताया था कि पानी का हाइड्रोजन जो है ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव को अपनी तरफ खींचता है, और पानी का जो ऑक्सीजन है ये नेगेटिव है और ये उसके दूसरे के पॉजिटिव को अपनी तरफ खींचेगा। तो इस तरीके से पानी नेगेटिव पार्ट को भी अट्रैक्ट कर लेता है, पॉजिटिव को भी अट्रैक्ट कर लेता है और सारे को हल कर लेता है। तो यहाँ उसने बताया बिकॉज द पॉजिटिव एंड ऑफ द सब्सटेंस इज अट्रैक्टेड बाय द नेगेटिव एंड, ऑक्सीजन वाला जो एंड है, और द वाटर, एंड नेगेटिव एंड ऑफ द सब्सटेंस, और उस सब्सटेंस का जो नेगेटिव एंड होगा वो अट्रैक्ट होगा पॉजिटिव साइड ऑफ द वाटर, या पॉजिटिव जो है पार्ट ऑफ द वाटर से अट्रैक्ट होगा, यानी हाइड्रोजन वाले हिस्से से होगा। तो ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन होगी आइंस के दरमियान, ये आइन डाइपोल फोर्सेस पे काबू पा लेंगी और पानी के मालिक्यूल को हल कर लेंगे। आइन डाइपोल फोर्सेस से क्या मुराद है कि एक साइड पे आइन है, पॉजिटिव या नेगेटिव आइन, दूसरी साइड पे डाइपोल है। देखिए जो NaCl फंस के पानी में आ जाता है, तो Na पॉजिटिव जो है वो आइन है, सोडियम आइन है, क्लोरीन नेगेटिव आइन है, और ये मिल किसके साथ रहे, अमल किसके साथ कर रहे हैं? पानी के साथ। और पानी क्या है? पार्शियल पॉजिटिव वाला और पार्शियल नेगेटिव वाला। और जिस सब्सटेंस में ये मालिक्यूल में पार्शियल पॉजिटिविटी और पार्शियल नेगेटिविटी पाई जाए उसको हम कहते हैं कि ये डाइपोल है। इसका मतलब ये आइन डाइपोल इंटरेक्शन होगा पानी के मालिक्यूलों और उनके दरमियान। तो इस तरह पॉजिटिव आइंस को अलहदा खींच दिया जाएगा, नेगेटिव आइंस को जो है वो अलहदा खींच दिया जाएगा, वो अलहदा हो जाएंगे, और सादा लफ्ज़ों में हम कहेंगे कि ये हल हो गए हैं। देखिए ना, पानी का नेगेटिव पार्ट उस मालिक्यूल के या उस फार्मूला यूनिट के पॉजिटिव साइड को हल कर लेता है एक तरफ, और नेगेटिव साइड को हल कर लेता है एक तरफ, तो पॉजिटिव नेगेटिव अलहदा हो गए। और जब वो अलहदा हो गए तो सॉल्युबिलिटी क्या होती है? मालिक्यूलों का टूट जाना, यानी आयोनाइज हो जाना, उसको भी सॉल्युबिलिटी कहते हैं। हल हो जाना, अलहदा हो जाना। तो यहाँ पे भी पानी ने अलहदा ही किया है ना, पॉजिटिव साइड को एक तरफ कर दिया, नेगेटिव को एक तरफ कर दिया, इस वजह से वो हल हो गए हैं। ठीक है जी, यह हम कहेंगे कि वो सॉल्युबिलिटी उसकी बढ़ गई, सॉल्युबिलिटी उसकी हो गई हुई है। इसी वजह से पानी को यूनिवर्सल सॉल्वेंट कहते हैं कि ये हर तरह की चीज़ को अपने अंदर हल कर लेता है, तो इसलिए यूनिवर्सल सॉल्वेंट कहेंगे। तो कहते हैं जो मालिक्यूल NaCl, KCl, Na2SO4 ये सारे पानी में हल हो जाते हैं। ये इसी तरह हल होंगे। NaCl का Na पॉजिटिव अलहदा हो जाएगा, Cl अलहदा हो जाएगा, KCl का पॉजिटिव अलहदा हो जाएगा, नेगेटिव अलहदा हो जाएगा, और Na2SO4 का Na अलहदा हो जाएगा, और SO4 जो है वो अलहदा हो जाएगा। तो इस तरह ये पानी में हल हो जाएंगे, सॉल्युबल हो जाएंगे या हल हो जाएंगे। ठीक है, तो ये कह रहा है यार सॉल्युबल वाटर पानी में हल होते हैं। ऑन द अदर हैंड इसके बरक्स बहुत सारे कंपाउंड जो हैं, जैसे बेंजीन है, वालेकुम सलाम, ईथर, ऑक्टेन वगैरह जो है, ये इनके पोलर बॉन्ड्स नहीं होते और इनको पानी ज़्यादा अट्रैक्ट नहीं करता। ठीक है जी, इससे नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड जो है पानी में ज़्यादा हल नहीं होते। नॉन पोलर ज़्यादा हल नहीं होते, पोलर हल हो जाते। नॉन पोलर क्यों नहीं हल होते? उसकी वजह ये है कि उनके अंदर पोलैरिटी नहीं पाई जाती, पॉजिटिव नेगेटिव हिस्सा है ही नहीं, और पानी ने तो अट्रैक्ट करना है या पॉजिटिव को या नेगेटिव को। तो चूँकि नॉन पोलर में ना पॉजिटिव होता है ना नेगेटिव होता है, तो पानी अट्रैक्ट नहीं करता। अब ये भी आप कह लें कुदरत का बहुत अच्छा निज़ाम है, अल्लाह ताला का एक निज़ाम है कि अगर सारी चीज़ें पानी में मुकम्मल तौर पे हल हो जाती, मिनरल पानी में हल होते हैं, जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं नॉन पोलर नेचर के वो हल नहीं होते। तो अब हमारा अगर पानी में हर चीज़ हल होती तो जानदारों का जिस्म कैसे वजूद में आता? जिस्म ऐसा होना चाहिए कि पानी उससे लगे तो जिस्म को कोई नुकसान ना हो। लेकिन अगर सारी दुनिया के कंपाउंड पानी में हल होने वाले होते तो जिस्म पे जैसे ही पानी पड़ता वो भी हल हो जाता। तो इसलिए अल्लाह ताला ने कुछ ऐसे कंपाउंड्स बनाए हैं जो पानी में हल ना हो, ताकि उनसे मेम्ब्रेन बनाई जा सके, उनसे सेल बनाया जा सके, उनसे जानदारों का जिस्म बनाया जा सके, पौधों का जिस्म बनाया जा सके। ठीक है जी, और कुछ ऐसे बनाए हैं जो हल हो जाएं, ख़ासतौर पे मिनरल जो ज़मीन से निकलते हैं, क्योंकि उनकी हमें ज़रूरत पड़ती है अपने इस्तेमाल करने के लिए, वो हमारे ब्लड में जा सकें, वो पौधा जालिम के अंदर पानी के अंदर ले जा सके उसको। तो इसलिए मिनरल्स को जो है वो आयनिक बनाया है, पॉजिटिव नेगेटिव वाला बनाया है, ताकि वो पानी में हल हो जाए। और दूसरे कंपाउंड जो हैं जो और जिस्म की जिनको ज़रूरत है, ये जिस्म जिनसे बनता है, उसको नॉन पोलर बनाया गया है ताकि वो पानी में हल ना हो जाए। ठीक है जी, ताकि एक स्ट्रक्चर बनाना पड़ जाए तो उनको इस्तेमाल करें, और अगर हल करना हो तो दूसरों को इस्तेमाल करें। तो इस तरीके से जो है वो हम पानी जो है वो एक सॉल्वेंट के तौर पे जो है वो काम करता है। तो नॉन पोलर कंपाउंड जो पानी में हल नहीं होते, उर्दू में भी इसको देखते हैं। पानी के मालिक्यूल के साथ पोलर है। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन एटम के दरमियान इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के फ़र्क की वजह से
इसके मालिक्यूल पर एक तरफ पार्शियल पॉजिटिव और दूसरी तरफ पार्शियल नेगेटिव चार्ज होता है। बाकी तमाम पोलर कंपाउंड्स पानी में सॉल्युबल हैं, हल होते हैं, क्योंकि कंपाउंड्स की पॉजिटिव साइड को पानी की नेगेटिव साइड, जबकि कंपाउंड की नेगेटिव साइड को पानी की पॉजिटिव साइड कशिश करती है। पानी के मालिक्यूल और कंपाउंड के आयन के दरमियान जो आयन डाइपोल फोर्सेस आयन के दरमियान मौजूद इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पे हावी हो जाती हैं। आयन्स के दरमियान इलेक्ट्रोस्टैटिक कशिश की फोर्सेस हैं, लेकिन पानी ने उस कशिश की फोर्स को तोड़ के अलहदा करके आयन डाइपोल फोर्स बनानी है, तो पानी की आयन डाइपोल फोर्स ज़्यादा ताकतवर होती है, वो बन जाती है। इसकी वजह से कंपाउंड के पॉजिटिव और नेगेटिव आयन एक दूसरे से अलहदा हो जाते हैं, जैसा शक्ल में दिखाया है। तो ये आयन वो कहता है पानी में ज़्यादा हल हो जाते हैं, आसानी से हल हो जाते हैं। इसके बरक्स वो कह रहे हैं कि दूसरे जो बहुत से कोवलेंट कंपाउंड जैसे कि बेंजीन है, ईथर है, ऑक्टेन है, जिनमें पोलर साइड या बॉन्ड नहीं होते, उन्हें पानी के मालिक्यूल कशिश नहीं करते, इसलिए नॉन पोलर कंपाउंड्स पानी में सॉल्युबल नहीं होते। एक डेफिनेशन है, वो आप लोग लिखना चाहें तो लिख लें, मैं आपको लिख के दिखा देता हूँ यहाँ पे। लाइक डिजॉल्व लाइक, प्रिंसिपल ऑफ सॉल्युबिलिटी जो है, ये लिख लें ज़रा, इंग्लिश वाले भी उर्दू वाले भी। प्रिंसिपल ऑफ सॉल्युबिलिटी सवाल में पूछा जा सकता है आपको। प्रिंसिपल ऑफ सॉल्युबिलिटी लिख लें ज़रा, लाइक डिजॉल्व लाइक, ये आपके चैप्टर में लिखा हुआ है, ये लिख लें ज़रा। सॉल्युबिलिटी का असूल उर्दू में मैं लिख देता हूँ। सॉल्युबिलिटी का असूल, एक जैसे कंपाउंड एक जैसों ये उर्दू में भी लिख लें, इंग्लिश में भी लिख लें। सॉल्युबिलिटी का असूल जो है, एक जैसे कंपाउंड एक जैसे कंपाउंड को हल करते हैं, यानी पोलर पोलर को और नॉन पोलर नॉन पोलर को। तो ये हमने आपने लिख लेना। प्रिंसिपल ऑफ सॉल्युबिलिटी कई बार शॉर्ट क्वेश्चन में आया हुआ है कि हल करने का असूल जो है, हल पजीरी का असूल, सॉल्युबिलिटी का असूल जो है वो क्या है, तो आपने लिखना है लाइक डिजॉल्व्स लाइक, लाइक डिजॉल्व्स लाइक, एक जैसे कंपाउंड एक जैसे कंपाउंड को हल करते हैं। लाइक डिजॉल्व्स लाइक, एक जैसे कंपाउंड एक जैसे कंपाउंड को हल करते हैं, यानी पोलर पोलर को करेंगे और नॉन पोलर जो है वो नॉन पोलर को करेंगे। तो पानी चूँकि पोलर है वो पोलर कंपाउंड को करेगा, और जो दूसरे जैसे बेंजीन है, ईथर वगैरह है, वो नॉन पोलर है, तो वो नॉन पोलर चीज़ों को हल करेंगे अपने अंदर। ठीक है जी, ये हमने जेब में रखना है। लाइक डिजो, एक जैसे कंपाउंड एक जैसे कंपाउंड्स को, कंपाउंड ही था वो, नहीं लिखा गया, कंपाउंड्स को हल करते हैं। ये भी जैसा की जगह जैसे है। ये एक जैसे कंपाउंड एक जैसे कंपाउंड्स को हल करते हैं, लाइक डिजॉल्व लाइक। ठीक है जी, तो ये प्रिंसिपल ऑफ सॉल्युबिलिटी, अगर आपसे सॉल्युबिलिटी का असूल, हल होने का असूल जो है वो पूछ ले तो आप ये लिखेंगे, सॉल्युबिलिटी का असूल, एक जैसे कंपाउंड एक जैसे कंपाउंड को हल करते हैं। हाँ जी, कर लिया जी, लिख लिया इसको जी। चलें, इसके बाद हम अगली चीज़ देखते हैं। सॉफ्ट एंड हार्ड वाटर है जी आपके सिलेबस में। चलिए सॉफ्ट एंड हार्ड वाटर देखते हैं। सॉफ्ट वाटर और हार्ड वाटर किसको कहते हैं? ऐसा पानी जिसमें झाग ज़्यादा पैदा हो, कि वैसे ही झाग की बुनियाद पे होगा। ऐसा पानी जिसमें झाग ज़्यादा पैदा हो वो सॉफ्ट वाटर कहलाता है। ठीक है जी, और ऐसा पानी जिसमें झाग कम पैदा हो वो हार्ड वाटर कहलाता है। लेदर कहते हैं झाग को। तो कह रहा सॉफ्ट वाटर इज़ द वाटर विच प्रोड्यूस गुड लेदर विद सोप। साबुन जब आप उसमें जो है वो डालेंगे तो वो ज़्यादा जो है वो झाग पैदा करेगा उससे। तो ऐसा पानी जिसमें साबुन ज़्यादा झाग पैदा कर दे उसको हम कहते हैं कि ये सॉफ्ट वाटर है। और ये सॉफ्ट वाटर हर लिहाज से बेहतरीन है इस्तेमाल के लिए। उसे आप कपड़े धोने के लिए इस्तेमाल करेंगे, वो कम साबुन इस्तेमाल करेगा और जल्दी साफ़ कर देगा, डस्ट ज़्यादा निकालेगा। उसे अगर आप जो है वो नहाने के लिए इस्तेमाल करेंगे तो वो जाहिर बात उधर भी बेहतर साबित होगा, बालों के लिए बेहतरीन होगा। पीने के लिए इस्तेमाल करेंगे, पीने के लिए बेहतरीन होगा।
फसलें उगाने के लिए इस्तेमाल करेंगे, फसलें उगाने के लिए बेहतरीन होगा। और हार्ड वाटर इसके बरक्स जो है वो बिल्कुल अच्छा नहीं होगा। तो बिल्कुल सिंपल, मीठा पानी कहते हैं। हाँ जी, तो सबसे सिंपल तरीका टेस्ट यही होता है, किसी जगह का पानी चेक करना हो, या लोग पी के चेक कर लेते हैं या थोड़ा सा साबुन हल करके देख लेते हैं। ठीक है जी, आप कहीं किसी घर मेहमान के तौर पे जाएं और वहाँ पे आप जो उनसे मुंह धोने के लिए साबुन मुंह पे लगाएं और पानी मारते जाएं, साबुन ना उतरे, तो आप उनसे पूछेंगे तो साबुन उतर ही ना, बड़ा मुश्किल हो गया है। वो कहते हैं हमारा पानी जो है वो खारा है, या साबुन जल्दी जो है वो नहीं उतरता। इसका मतलब वो हल नहीं हो रहा, पानी के अंदर झाग नहीं पैदा कर रहा। लेकिन जहाँ सॉफ्ट वाटर होगा वहाँ आप जो आप साबुन लगाएंगे, पानी मारेंगे, साबुन उतर के नीचे आ जाएगा फ़ौरन। तो ये एक सिंपल टेस्ट होता है किसी भी जगह के पानी को चेक करने का कि उस जगह का पानी जो है वो कैसा है। सॉल्ट वाटर, हाँ जी पानी पिए जी। सॉल्ट वाटर जो है वो ऐसा पानी है जो अच्छी झाग पैदा करता है, वो हमें देख लेना है। और हार्ड वाटर है जो अच्छी झाग नहीं पैदा करता। ठीक है जी, तो उसने कहा हार्ड वाटर इज़ दैट वाटर विच डज नॉट प्रोड्यूस गुड लेदर इन विद द सोप। सोप से ज़्यादा जो है वो झाग पैदा नहीं करता। तो यहाँ भी देख ले उर्दू में, सॉफ्ट वाटर वो है जो साबुन के साथ अच्छा झाग बनाता है, और हार्ड वाटर वो है जो साबुन के साथ अच्छा झाग नहीं बनाता। तो झाग की बुनियाद पे हमने बताना है कि वो सही है या गलत है। अब इसकी जो काजेज़ हैं, वजूहात हैं हार्डनेस की, वो कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड्स और सल्फेट्स जो है ये हल होते हैं, और बाद में कार्बोनेट्स और बाइकार्बोनेट्स में जो है वो तब्दील हो जाता है। तो ये जो आइंस हैं, मिसाल के तौर पे अगर कैल्शियम मैग्नीशियम के एनाइंस, बाइकार्बोनेट, सल्फेट, क्लोरीन और कार्बोनेट जो हैं, ये हार्ड वाटर की वजूहात हैं। यहाँ से लिखा हुआ है कि जो एनाइन है मैग्नीशियम और कैल्शियम के एनाइन, यानी मैग्नीशियम और कैल्शियम के साथ जुड़ जाएगा कौन, क्लोरीन, सल्फेट, बाइकार्बोनेट्स और कार्बोनेट्स। ठीक है जी, ये बुनियादी तौर पे हार्ड वाटर के बायस हैं। यानी अगर कैल्शियम और मैग्नीशियम हो और उनके साथ ये क्लोरीन लगी हो या सल्फेट लगी हो या बाइकार्बोनेट, HCO3 बाइकार्बोनेट कहते हैं इसको, या कार्बोनेट्स ये लगे हों, तो कैल्शियम और मैग्नीशियम के साथ जब इन चारों में से कोई ना कोई चीज़ लगी होगी तो वो हार्ड वाटर का बायस बनेगी, सख्त पानी का बायस बनेगी। ठीक है जी, सख्त पानी का बायस बनेगी। कौन से चार आइंस आपने देखने, अंडरलाइन कर लें। ऑब्जेक्टिव में आपसे पूछा जा सकता है कि कौन से एनाइन है जो हार्ड वाटर का बायस है, कौन से एनाइन है जो हार्ड वाटर का बायस है। क्लोरीन है, सल्फेट है, बाइकार्बोनेट्स और कार्बोनेट्स हैं। क्लोरीन, सल्फेट, बाइकार्बोनेट और कार्बोनेट्स जो हैं ये हार्ड वाटर का बायस है। अगर ये कैल्शियम और मैग्नीशियम में किसी एक के साथ मिलते हैं, बाकियों के साथ नहीं। कैल्शियम और मैग्नीशियम जैसे सोडियम के साथ अगर क्लोरीन मिल जाए तो कोई मसला नहीं, वो पानी में हल हो जाता है फ़ौरन। तो कैल्शियम और मैग्नीशियम के साथ इन चारों में से कोई एक चीज़ लग जाए तो हार्ड वाटर बनना है, बाकियों के साथ लगने से नहीं बनेगा। ठीक है जी, ये सोडियम के साथ लग जाए, पोटाशियम के साथ लग जाए, उससे नहीं हार्ड वाटर बनेगा। हार्ड वाटर तब बनेगा जब वो कैल्शियम या मैग्नीशियम के साथ अटैच हो। ये चार आइन किसके साथ लगे हों, कैल्शियम या मैग्नीशियम के साथ, कैल्शियम या मैग्नीशियम के साथ ये चार आइन लगे हों। जैसे वो कहते हैं कि जी CaCO3 बन जाए, CaSO4.2H2O, ये जिप्सम है, और CaCO3 लाइमस्टोन, चूने का पत्थर। कहते हैं पानी में जिप्सम जो है वो सेपरेंगली सॉलेबल है, बहुत कम हल होती, पड़ी रहती, वैसे हल नहीं होती। और दूसरा जो है CaCO3 ये इनसॉलेबल है, बिल्कुल हल नहीं होता। ठीक है जी, तो चूने का पत्थर, तो इसलिए ये हार्डनेस पैदा करता है। तो हम एक बार देख लेते हैं। द रेन वाटर वाइल, काजेज ऑफ हार्डनेस, उसकी वजह क्या है। द रेन वाटर वाइल कमिंग डाउन एब्जॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एटमॉस्फेयर। बारिश का पानी जब ऊपर से नीचे आता है तो वो कार्बन डाइऑक्साइड को जज़ब कर लेता है। द वाटर मिक्स विद कार्बन डाइऑक्साइड, अब ये वो पानी है जो कार्बन डाइऑक्साइड से मिक्स है। व्हेन पासिस थ्रू बेड्स ऑफ द सॉइल, वो मिट्टी की तहों में से गुजरता है। बेड्स ऑफ सॉइल, मिट्टी की तहों में से गुजरना। कन्वर्ट्स इनसॉलेबल कार्बोनेट्स एंड कैल्शियम एंड मैग्नीशियम इनटू सॉलेबल बाइकार्बोनेट्स, वो उनको इनसॉलेबल कार्बोनेट्स, कैल्शियम मैग्नीशियम के इनसॉलेबल कार्बोनेट्स को सॉलेबल बाइकार्बोनेट्स में बदल देगा। इट में आल्सो डिजॉल्व क्लोराइड, सल्फेट, कैल्शियम और मैग्नीशियम, और ये मजीद हल कर लेगा क्लोरीन को भी, सल्फेट्स को भी, कैल्शियम और मैग्नीशियम को भी। तो देखिए CaCO3, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिला, CaHCO3 ट्वाइस, कैल्शियम कार्बोनेट, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिले हैं तो कैल्शियम बाइकार्बोनेट बन गया। मैग्नीशियम कार्बोनेट, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिले तो मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट बन गया। 10 रेन वाटर डिजॉल्व मैनी साल्ट्स ऑफ डाइवेलेंट केटाइन, वो कहता है रेन वाटर कई
साल्ट्स को हल कर लेता है जो डाईवेलेंट केटाइन वाले हैं। डाईवेलेंट केटाइन कौन से हैं? 2 वैलेंसी वाले, जैसे मैग्नीशियम +2 वैलेंसी वाला है, कैल्शियम +2 वैलेंसी वाला है। और एनाइंस कौन से वो शामिल कर लेते हैं? क्लोरीन, सल्फेट, बाइकार्बोनेट्स और कार्बोनेट्स। फॉर एग्जाम्पल जिप्सम एंड लाइमस्टोन, दी साल्ट मेक वाटर हार्ड। ये जो साल्ट अब बनेंगे जिसमें कैल्शियम हो सकता है, मैग्नीशियम हो सकता है, उसमें क्लोरीन है, सल्फेट है, बाइकार्बोनेट्स और कार्बोनेट्स हैं, ये पानी को जो है वो हार्ड वाटर कर देते हैं, यानी सख्त पानी बना देते हैं। जिप्सम इज सेपरेटली सॉल्युबल इन वाटर, पानी में कम हल होती है, वाइल लाइमस्टोन इज इनसॉल्युबल इन वाटर, वो मुकम्मल तौर पे हल नहीं होती। हाउएवर इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड की मौजूदगी में स्मॉल क्वांटिटीज ऑफ लाइमस्टोन इज सॉल्युबल इन वाटर, थोड़ी सी मिकदार में लाइमस्टोन पानी में हल हो जाएगा। अब देखें टाइप्स ऑफ हार्डनेस भी हैं, ठीक है। रिमूव, मेथड ऑफ रिमूविंग, ये है जी मेथड ऑफ रिमूविंग, सारा चैप्टर है नहीं, ये टाइप्स ऑफ हार्डनेस हैं, ठीक है सारा चैप्टर, ठीक है। फिर तो 2 तरह की हार्डनेस होगी जी आपके पास, एक टेम्परेरी हार्डनेस होगी, एक परमानेंट होगी। टेम्परेरी हार्डनेस क्या होती है? अगर आप पानी को थोड़ा सा बॉयल कर लें और उसकी हार्डनेस ख़त्म हो जाए, अक्सर लोग पानी को बॉयल करते हैं तो उसके नीचे साल्ट नीचे बैठ जाते हैं, देगची जो पानी गर्म वाली करने वाली होती है उसके नीचे तय जमी होती है, सफ़ेद सफ़ेद नमक की तय वो जम जाती है, काफ़ी से उसको उतार लें फिर जम जाती है। वो क्या होता है कि वो जो साल्ट्स हैं जो आर्जी तौर पे हार्ड वाटर बनाते हैं, गर्म करने पे वो नीचे बैठ जाते हैं और उससे पानी की हार्डनेस ख़त्म हो जाती है। ये टेम्परेरी हार्ड वाटर, यानी ऐसा हार्ड वाटर, सख्त पानी जिसे जब हम बॉयल कर लेंगे, गर्म कर लेंगे तो उसकी हार्डनेस ख़त्म हो जाए, तो ये आर्जी सख्तपन वाला पानी हो जाएगा। इसके बाद दूसरा हार्ड वाटर कौन सा होगा? परमानेंट हार्ड वाटर जो है, या परमानेंट हार्डनेस जिसको हम कहते हैं, उसमें आप उसको उबालने से वो जो है वो हार्डनेस ख़त्म नहीं होती, ठीक है जी। उसके लिए केमिकल मेथड है वो इस्तेमाल करते हैं, तो वो उस तरीके से उसको ख़त्म करते हैं। अलबत्ता इसमें आइंस का भी फ़र्क है। टेम्परेरी हार्डनेस इज़ बिकॉज द प्रेजेंस ऑफ बाइकार्बोनेट्स ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। अगर बाइकार्बोनेट सिर्फ मौजूद हों कैल्शियम और मैग्नीशियम के, तो ये आर्जी हार्डनेस का बायस बनेंगे, टेम्परेरी हार्डनेस का। जबकि अगर सल्फेट और क्लोराइड्स हों कैल्शियम और मैग्नीशियम के, तो ये परमानेंट हार्डनेस का बायस बनेंगे। उर्दू में भी देख लेते हैं। टेम्परेरी हार्डनेस की वजह जो कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट हैं, अगर बाइकार्बोनेट वहाँ पे मौजूद है तो वो आर्जी सख्तपन होगा, टेम्परेरी या आर्जी सख्तपन। और अगर जो है वो कैल्शियम और मैग्नीशियम के सल्फेट हैं और क्लोराइड हैं तो वो मुस्तकिल सख्तपन होगा। अब इसके बाद देखने हमने हार्डनेस को ख़त्म करने के तरीके, मेथड्स ऑफ रिमूविंग हार्डनेस, हार्डनेस को ख़त्म करने के कौन कौन से तरीके हैं। तो एक तो ज़ाहिर बात है टेम्परेरी हार्डनेस को हमने रिमूव करना है, एक मुस्तकिल हार्डनेस को रिमूव करना है। तो टेम्परेरी हार्डनेस को रिमूव करने का सबसे आसान तरीका है कि उसको बॉयल कर लें, उसको उबाल लें। जब उबालेंगे तो कैल्शियम बाइकार्बोनेट टूट के कैल्शियम कार्बोनेट बना देगा जो इनसॉल्युबल है और वो नीचे बैठ जाएगा। जैसे मैंने कहा पानी को जो उबालते हैं तो नमक नीचे बैठ जाता है, तो कैल्शियम बाइकार्बोनेट टूट जाता है और कैल्शियम कार्बोनेट बन जाता है जो नीचे बैठ जाएगा। तो ये देखिए CaHCO3 ट्वाइस, ये कैल्शियम बाइकार्बोनेट है। जब ये टूट जाएगा, इसमें आप देखें 2 हाइड्रोजन है, H जो कि ब्रैकेट के बाद 2 है, तो हाइड्रोजन 2 हैं, CO3 भी 2 हैं, तो एक कैल्शियम के साथ एक CO3 वैसे डायरेक्ट चला जाएगा, वो हो गया CaCO3। अब आपके पास 2 हाइड्रोजन एक CO3 रह गया, 2 हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन को निकाल के H2O बना लेंगे, अब आपके पास सिर्फ CO2 रह गया, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाएगी। तो इस तरीके से कैल्शियम बाइकार्बोनेट को कैल्शियम कार्बोनेट, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड में तोड़ दिया जाएगा और पानी की हार्डनेस जो कैल्शियम बाइकार्बोनेट की वजह से थी वो ख़त्म हो जाएगी, ठीक है जी। और यही मैग्नीशियम के साथ भी आप कर सकते हैं, जस्ट Ca की जगह पे आपने Mg लिखना है क्योंकि उसकी वैलेंसी भी 2 ही है, उसका भी फार्मूला यही है MgHCO3 ट्वाइस। तो सेम टू सेम आप इसके साथ मैग्नीशियम को भी लिख सकते हैं। दूसरा तरीका है क्लार्क्स मेथड, और क्लार्क्स मेथड ये है कि आप बाइकार्बोनेट को कार्बोनेट में चेंज कर देंगे हाइड्रोक्साइड की मदद से। हाइड्रोक्साइड लगा के आप बाइकार्बोनेट को कार्बोनेट में चेंज कर देंगे। देखिए बाइकार्बोनेट पानी में हल है और हार्डनेस की वजह है, जब वो कार्बोनेट में चेंज हो जाएगा, कार्बोनेट हल नहीं होता, वो बैठ जाता है नीचे, ऊपर से पानी अब निकाल लेते हैं तो पानी की हार्डनेस ख़त्म हो जाती है। तो आपने किसी तरीके से बाइकार्बोनेट को कार्बोनेट में चेंज करना। बाइकार्बोनेट को कार्बोनेट में चेंज करने का मतलब क्या है? बाइकार्बोनेट हल होते हैं पानी में, अलग नहीं होते, और वो पानी के साथ रहते हैं और हार्डनेस की वजह बनते हैं। लेकिन जब उसे आप कार्बोनेट में चेंज कर देते हैं, वो हल नहीं होता पानी में, वो नीचे बैठ जाते हैं और फिल्टर करके निथार के पानी आप अलग कर लेते हैं। तो ये वो कह रहा है MgHCO3 ट्वाइस प्लस CaOH ट्वाइस। इसमें हम देखें CO3 2 हैं, ठीक है जी। तो एक मैग्नीशियम है
एक कैल्शियम है, इनकी वैलेंसियाँ दो दो हैं, CO3 की भी दो होती है, तो एक कैल्शियम के साथ CO3 लग गया, एक मैग्नीशियम के साथ CO3 लग गया, तो बाई कार्बोनेट का जो कार्बोनेट वाला हिस्सा वो निकल गया। अब पीछे क्या रह गया हमारे पास, दो हाइड्रोजन और दो ही OH। एक हाइड्रोजन एक OH से मिलेगा पानी बनेगा, एक हाइड्रोजन दूसरे OH से मिलेगा पानी बन जाएगा, तो MgHCO3 ट्वाइस प्लस CaOH ट्वाइस मिलेंगे, MgCO3 CaCO3 और 2 वाटर बन जाएगा। इसी तरह मैग्नीशियम की जगह आप कैल्शियम भी यूज़ कर सकते हैं, CaHCO3 ट्वाइस जो है CaOH ट्वाइस से मिलेगा, तो ये CaCO3 बन जाएगा, और प्लस 2H2O, पानी के दो मालिक्यूल जिसमें से बाहर आ जाएंगे। जिस तरह ऊपर वाली क्वेश्चन है वैसे ही नीचे वाली क्वेश्चन भी है। तो इस तरीके को हम क्लार्क्स मेथड कहते हैं, जिसमें आप कैल्शियम बाई कार्बोनेट को हाइड्रोक्साइड की मदद से जो है वो, तो ये जो है ये मैग्नीशियम बाई कार्बोनेट, ये कैल्शियम और मैग्नीशियम की हमने बात करनी और किसी की बात नहीं करनी, और कैल्शियम और मैग्नीशियम के साथ भी बाई कार्बोनेट, क्लोराइड, सल्फेट, इनकी बात हमने करनी है, बाकियों की बात नहीं करनी। यही आइन फिक्स है, इन्हीं के साथ हमने बात करनी। नहीं, हार्डनेस में जनरली यही है, लेकिन यहाँ पे टेम्परेरी में आपके पास आएंगे बाई कार्बोनेट्स, परमानेंट में आएंगे सल्फेट और क्लोराइड्स। ठीक है जी। अब रिमूवल ऑफ परमानेंट हार्डनेस, परमानेंट हार्डनेस आपने रिमूव करनी है मुस्तकिल। उर्दू में पहले आरजी वाली देख लें ताकि वो रहना चाहिए। हाँ, ये टेम्परेरी हार्डनेस मैंने बता दिया, पहला बॉयल करने से, और इक्वेशन वही है जो मैंने बताई है, कैल्शियम बाई कार्बोनेट से कैल्शियम कार्बोनेट और वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। क्लार्क का तरीका ये है कि टेम्परेरी हार्डनेस को ख़त्म करने के केमिकल तरीके में पानी में बुझा हुआ चूना, कैल्शियम हाइड्रो, इसे स्लैग लाइम कहते हैं। ये लिख लें किसी जगह पे, CaCO3 जो है ये लाइम स्टोन है, चूने का पत्थर कहते हैं इसको, CaCO3 चूने का पत्थर कहलाता है, लिखा होगा शायद यहाँ पे। और CaOH ट्वाइस जो है ये इसे बुझा हुआ चूना कहते हैं। बुझा हुआ से क्या मुराद है? नहीं, CaCO3 जो है वो चूने का पत्थर है, उसके आगे लिख लें चूने का पत्थर, और CaOH ट्वाइस जो है उसे आप लिख लें बुझा हुआ चूना, स्लैग्ड लाइम। बुझा हुआ चूना क्यों कहते हैं? किसी को पता है बुझा हुआ चूना क्यों कहते हैं इसको? उससे क्या चीज़ बुझानी है हमने, बुझा हुआ चूना कहते हैं। वैसे तो उससे आग बुझाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड उसके अंदर होती है। बुझा हुआ चूना कहते हैं? नहीं, बुझे हुए की क्या वजह? कार्बोनेट बाई कार्बोनेट जो मर्जी करें, बुझे हुआ का क्या मतलब है? हाँ जी, CaCO3 को चूना कहते हैं, चूने का पत्थर, लेकिन CaOH तो इसको बुझा हुआ चूना कहते हैं। तो बुझा हुआ चूना, ये स्लैग्ड लाइम क्यों कहते हैं? बुझा हुआ चूना, ये स्लैग्ड लाइम। कैल्शियम कार्बोनेट को जब आप पानी में डालेंगे तो बहुत ज़्यादा हीट खारिज करता है। आप में से किसी ने सफ़ेदी बनाई हो कभी दीवारों फेरने वाली, अब तो बनी बनाई आ जाती है डिस्टेंपर वगैरह। सफ़ेदी पहले चूने का पत्थर पानी में डाल के ड्रमों में गोल गोल के ऐसे उससे सफ़ेदी फेरा करते थे। वो सफ़ेदी जो चूने का पत्थर जब पानी में डालते हैं बहुत ज़्यादा हीट खारिज करता है, जिससे डब्बा बहुत गर्म हो जाता है, बहुत हीट खारिज करता है। उस हीट खारिज करने के बाद जो है वो बनता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, OH। तो चूँकि उसकी सारी हीट निकल जाती है, तो जैसे आग में से आप सारी हीट निकाल दो तो वो बुझ जाएगी, तो इसकी भी सारी हीट निकल जाती है, इसलिए इसे कहते हैं बुझा हुआ चूना। वो अपनी सारी हीट निकाल देता है, मज़ीद हीट उसके अंदर नहीं रहती। जब चूने के पत्थर को पानी में डालते हैं तो हीट सारी वो खारिज करता है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन करता है, हीट खारिज कर देता है। अब उससे मज़ीद हीट नहीं रहती निकालने के लिए, तो इसलिए उसे कहते हैं बुझा हुआ चूना। अच्छा जी, परमानेंट हार्डनेस को निकालने का तरीका हम इंग्लिश में देखते हैं, फिर उर्दू में भी देखते हैं। पहला तरीका जो है वो ये है कि आपने कैल्शियम और मैग्नीशियम के जो आयन है उसे वाशिंग सोडा या सोडियम जियोलाइट को बीच में ऐड कर देना है, और उसके नतीजे में उसकी हार्डनेस जो है रिमूव हो जाएगी। ये मिक्सर है, केमिकल कंपाउंड है, आगे आ जाएगा। मिक्सर है, यानी कि मुख्तलिफ एलिमेंट्स का मिला के एक मिक्सर बनाया जाता है, उसको जियोलाइट कहते हैं। आइंस का कॉम्बिनेशन है बेसिकली, आप कह सकते हैं। तो वाशिंग सोडा आप ऐड करेंगे। वाशिंग सोडा जो है वो Na2CO3 को कहते हैं, धोबी सोडा भी इसे उर्दू में कहते हैं। तो Na2CO3 CaSO4 से मिलेगा, सल्फेट है, तो ये सल्फेट जो है ये सोडियम में शिफ्ट हो जाएगा, और कार्बोनेट जो है वो कैल्शियम में शिफ्ट हो जाएगा। तो कैल्शियम कार्बोनेट जब बनेगा तो हमने कहा पानी में हल नहीं होता, नीचे बैठ जाता है। तो इसलिए ये पानी जब नीचे बैठ जाएगा तो पानी अलग हो जाएगा और हार्डनेस ख़त्म हो जाएगी। दूसरी तरफ Na2SO4 जो है, Na2SO4 में ये पानी में हल हो जाता है और ये हार्डनेस पैदा नहीं करता, क्योंकि हार्डनेस पैदा करेगा कैल्शियम। तो कैल्शियम को हमने कार्बोनेट बना के नीचे बिठा दिया पानी के, और सोडियम रह गया। सोडियम का मसला ही कोई नहीं है, पानी में कोई मसला नहीं करता वो। इसी तरह सोडियम कार्बोनेट जो है
ये MgSO4 से मिलेगा, वैसे ही MgSO4 का SO4 सोडियम के पास आ जाएगा और कार्बोनेट जो है वो मैग्नीशियम के साथ लग जाएगा, तो MgCO3 प्लस Na2SO4 ये हमारे पास आ जाएगा। ठीक है जी। तो हमने इसमें किया क्या, आपने दोबारा से इसको असेस करना है कि कार्बोनेट जो है वो हार्डनेस की वजह है। हम अगर कार्बोनेट को सोडियम के साथ लगा दे तो कोई मसला नहीं, सोडियम का कार्बोनेट कोई ख़राबी नहीं करता, कैल्शियम का कार्बोनेट ख़राबी करता है। तो हमने कैल्शियम के कार्बोनेट को सल्फेट के साथ चेंज कर देना है, तो कैल्शियम के सल्फेट को कार्बोनेट के साथ चेंज कर देना है। तो कैल्शियम कार्बोनेट जब बनेगा वो नीचे बैठ जाएगा, तो जब पानी से वो नीचे बैठ जाएगा तो पानी को तो कोई मसला नहीं रहेगा, पानी क्लियर हो गया। उधर से वो जो कार्बोनेट था वो जाके लगेगा सोडियम के साथ, सल्फेट लगेगा जाके सोडियम के साथ, वो सल्फेट पानी में कोई मसला नहीं करता। यानी हमने कैल्शियम सल्फेट जो हार्डनेस का बायस था उसका सल्फेट निकाल देना है और कार्बोनेट डाल देना उसके अंदर, वो नीचे बैठ जाएगा और सल्फेट सोडियम के साथ मिलेगा तो सोडियम सल्फेट पानी में कोई मसला नहीं करता, हार्डनेस नहीं करता। तो इस तरह हमने सिर्फ एक्सचेंज किया है, यानी हार्डनेस वाला आयन जो है कैल्शियम सल्फेट जो है उसका सल्फेट निकाल दिया है, उसकी हार्डनेस ख़त्म हो गई। दूसरे में भी देखें, सोडियम कार्बोनेट और मैग्नीशियम सल्फेट है, सल्फेट हमने इधर कर दिया है, कार्बोनेट इधर कर दिया है, तो मैग्नीशियम कार्बोनेट नीचे बैठ जाएगा और सोडियम सल्फेट पानी में हालता रहेगा, उसका कोई मसला नहीं। ठीक है जी। तो इस तरीके पहला तरीका है। दूसरा, सोडियम जियोलाइट को आपने यूज़ करना है। सोडियम जियोलाइट और कैल्शियम सल्फेट जब मिलता है तो जियोलाइट आयन जो है वो कैल्शियम के साथ मिल जाता है और वो नीचे बैठ जाता है। नहीं, ये मिक्सर है, ये दिया हुआ बल्कि इधर मेरा ख्याल नेचुरल, ये रेजन है, रेजन कहते हैं मिक्सर को। सोडियम एल्यूमिनियम Si3 SiO3 O2 ये है इसका। अलबत्ता रेजन्स की कंपोजिशन बदलती रहती है बाज़ औक़ात, इसलिए इसको आप फिक्स नहीं कहते। ये फार्मूला अलबत्ता जियोलाइट का लिखा हुआ है यहाँ पे, सोडियम वाले जियोलाइट का। आप कैल्शियम वाला जियोलाइट भी बना सकते हैं, तो जियोलाइट के फार्मूले बदलते रहते हैं। सोडियम एल्यूमिनियम SiO3 सिलिकेट यानी कि ट्वाइस, ये फार्मूला है इसका। तो सोडियम जियोलाइट जो है ये आयन एक्सचेंजर भी है, ये अंडरलाइन कर ले कौन सी चीज़ आयन एक्सचेंजर है, सोडियम जियोलाइट। आयन एक्सचेंजर का मतलब क्या है, ये आयन रद्दो बदल कर देगा, इधर वाला आयन उठाएगा उसके साथ लगा देगा, उसका आयन खुद ले लेगा, जैसे पहले हमने किया है। तो ये आयन एक्सचेंजर है। सोडियम जियोलाइट नेचुरली अकरिंग रेजन है, रेजन कहते हैं जो सफाई करने के लिए इस्तेमाल हो। रेजन केमिकली ट्रीटमेंट के लिए, किसी की भी केमिकल की सफाई करने के लिए जो कंपाउंड यूज़ करते हैं, सब्सटेंस यूज़ करते हैं, उसको रेजन कहते हैं, रेजन। और बाज़ का इसको गूंद के मीनिंग में भी लिया जाता है, बाज़ का गूंद के मीनिंग में लिया जाता है, लेकिन केमिकली सफाई करने, गूंद का काम क्या है, वो एब्जॉर्ब करती है वेस्ट मटेरियल को अपने अंदर, जज़ब करती है मटेरियल को अपने अंदर। ठीक है जी। आपने गूंद कतीरा से दवाइयों में हकीम फक्कियों में डालते होंगे, गूंद का बुनियादी मकसद है वो एब्जॉर्प्शन करती है। ठीक है जी। तो वो आपने गूंद के मीनिंग में भी लिया होगा रेजन को, गम्स या रेजन गूंद के मीनिंग में भी है, लेकिन यहाँ से मुराद है जो सफाई करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। तो सोडियम एल्यूमिनियम सिलिकेट का रेजन है, इसे आप आर्टिफिशियली बनाएंगे, मसनूई तौर पे बनाएंगे, और ये पानी की सॉफ्टनिंग के लिए इस्तेमाल होगा इंडस्ट्रियल स्केल पे, नहीं अगर आपने बहुत बड़े स्केल पे करना है तो वहाँ पे इस्तेमाल होगा। सोडियम जियोलाइट प्लस कैल्शियम सल्फेट, सल्फेट जियोलाइट के साथ जाके कैल्शियम जियोलाइट के साथ चला जाएगा और सल्फेट सोडियम के साथ चला जाएगा। और मैंने कहा था सल्फेट जब तक कैल्शियम के साथ है तो मसला है, या मैग्नीशियम के साथ है तो मसला है। इसी तरह क्लोराइड जब तक कैल्शियम और उसके साथ है, मैग्नीशियम के साथ तो मसला है, जब वो सोडियम के साथ चले जाते हैं तो फिर मसला नहीं है, क्योंकि कैल्शियम के सल्फेट, कैल्शियम के क्लोराइड, कैल्शियम के कार्बोनेट और बाइक ये मसला पैदा करते हैं। इसी तरह कैल्शियम जियोलाइट है, इसको सोडियम क्लोराइड से मिला के फिर दोबारा वापस कर लेना है। इंडस्ट्री में एक चीज़ आपने गौर करनी होती है कि जो चीज़ वो यूज़ करते हैं ना, उनकी ख्वाहिश होती है कि वो रॉ मटेरियल ज़ाया ना हो, वो रिसाइकिल कर लिया जाए, क्योंकि हर दफ़ा नया परचेज करके इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो अगर पिछले को रिसाइकिल कर लें तो ठीक है। आप देखें कैल्शियम जियोलाइट बनाया ऊपर वाली क्वेश्चन में, कैल्शियम जियोलाइट ये प्रोडक्ट बन गई। अब मज़ीद पानी करने के लिए मज़ीद सोडियम जियोलाइट लाना पड़ेगा, तो वो लाते नहीं हैं, इसी को रिसाइकिल कर लेते हैं। तो वो रिसाइकिल वो कैसे कर रहे हैं, ये देखिए कैल्शियम जियोलाइट के साथ सोडियम क्लोराइड मिला रहे हैं, सोडियम क्लोराइड कैल्शियम जियोलाइट से मिलेगा तो सोडियम जियोलाइट फिर आ गया और कैल्शियम क्लोराइड हमारे पास निकल आया। कैल्शियम क्लोराइड को वेस्ट कर देंगे, सोडियम जियोलाइट को फिर निकाल देंगे और फिर इस्तेमाल कर लेंगे। तो इंडस्ट्रीज़ में ये बात सबसे ज़्यादा देखी जाती है कि जो प्रोडक्ट आप इस्तेमाल कर रहे हैं, सॉरी रिएक्टेंट इस्तेमाल कर रहे हैं, जो चीज़ इस्तेमाल कर रहे हैं वो बजाय ख़त्म हो उसको रिसाइकिल कर लिया जाए। जितनी ज़्यादा दफ़ा आप रिसाइकिल कर लेंगे उतना ही ज़्यादा आपका ख़र्चा बचेगा नया ख़रीदने का। तो पुराने ही मटेरियल को बार बार जो है वो यूज़ कर लेंगे। तो यहाँ पे उन्होंने रिसाइकिल किया इसको, कैल्शियम जियोलाइट को सोडियम क्लोराइड से मिला के सोडियम जियोलाइट बनाया है। उर्दू में भी देख लेते हैं। परमानेंट हार्डनेस रिमूव करने का पहला तरीका तो वही है कि वॉशिंग सोडा इस्तेमाल करेंगे। क्वेश्चंस मैंने आपको बता दी हुई हैं कि सोडियम कार्बोनेट कैल्शियम सल्फेट से मिलेगा,
कैल्शियम कार्बोनेट बनेंगे और सोडियम सल्फेट वजूद में आ जाएगा। और जियोलाइट वाला मैंने आपको बता दिया, सोडियम जियोलाइट कैल्शियम सल्फेट से मिलेगा तो कैल्शियम जियोलाइट बन जाएगा और सोडियम सल्फेट आ जाएगा। इसी तरह कैल्शियम जियोलाइट को दोबारा सोडियम क्लोराइड से मिलाएंगे तो सोडियम जियोलाइट और कैल्शियम क्लोराइड जो है वो वापस आ जाएगा हमारे पास। अब हमने डिसएडवांटेजेस ऑफ हार्ड वाटर देखने हैं। सख्त पानी के नुकसानात कौन से हो सकते हैं? हार्ड वाटर जो है वो बहुत ज़्यादा साबुन इस्तेमाल करता है, जैसे मैंने कहा झाग नहीं बनती, तो बहुत ज़्यादा साबुन लगा के झाग बनानी पड़ती है, तो ये साबुन का नुकसान होगा। हार्ड वाटर अगर पियेंगे तो मैदे में मसाइल, वो कहते हैं मैं बिल्कुल ठीक ठाक यहाँ से गया हूँ, वहाँ जाकर मैंने पानी का गिलास ही पिया है, मेरे पेट में शदीद दर्द होना शुरू हो गई है। ठीक है जी। जैसे आप कच्ची सब्ज़ी खा लें, बहुत ज़्यादा गाजरें खा लें, आपने मुहावरा सुना होगा कि जिन्होंने खाती हैं गाजर ढिड उन्होंने पीड़, ये पंजाबी का मुहावरा है। जिन्होंने गाजरें खाई होंगी उन्हीं के पेट में दर्द होगा। ठीक है जी। तो वो क्या दर्द, क्या मुहावरा है? असल में मुहावरा तो ये है कि जो गलत काम करेगा उसी को उसका नतीजा भुगतना पड़ेगा। लेकिन वो अब इसको आप अगर दूसरी तरह देखें तो गाजरें जो है ये सब्ज़ी है, इसमें होता है सेलुलोज। हमारा मैदा उसको हल नहीं कर सकता, हजम नहीं कर सकता, बकरियों का कर लेता है उसको। तो इसलिए जब हम गाजर खाते हैं या कोई भी सब्ज़ी खाते हैं, ख़ास तौर पे गाजर चूँकि सख्त ज़्यादा होती है थोड़ी सी, तो ये डाइजेस्ट नहीं होती हमारे पेट में जाके, उनके एंजाइम अलग होते हैं, सेलुलेज एंजाइम चाहिए होता है उसके लिए, वो उन जानवरों के अंदर होता है हमारे अंदर। तो वो चूँकि हमारे मैदे में वो एंजाइम ही नहीं है तो वो गाजर हजम नहीं होती हमारे पेट के अंदर, और जब वो हजम नहीं होगी और वो पड़ी रहेगी तो वो तकलीफ़ करेगी मैदे में, इरिटेशन करेगी, जिससे हमें दर्द होगी। ठीक है जी। तो यही है हार्ड वाटर भी, चूँकि पानी में पड़ा रहता है, हार्ड वाटर जब हम पियेंगे तो ये इरिटेशन करेगा पानी के अंदर जाके। ठीक है जी, और मैदे के अंदर जाके। इसके अलावा हार्ड वाटर का एक और इशू है, मैंने आपको बताया था कि हार्ड वाटर को रिमूव करने का एक तरीका ये है कि इसे हम उबाल लें। जब उबालते हैं तो उस देगचे के नीचे पानी जमा हो जाता है, नमक जमा हो जाता है। आपने कभी देखा हो पानी उबालने वाला देगचा, नमक जमा हो जाता है। तो ये देगचे में तो ठीक है, कोई मसला नहीं, लेकिन अगर फैक्ट्रियों में ये काम करें और उनकी नालियों के अंदर ये नमक जमा हो जाए तो उनकी नालियाँ तंग हो जाती हैं जहाँ से पानी गुजरता है, गर्म पानी। तो जब पानी गर्म ज़्यादा गुजरेगा, नाली तंग होगी, तो प्रेशर ज़्यादा पैदा होगा, उस प्रेशर से नाली के फटने का खदशा होता है बहुत ज़्यादा। तो इस वजह से नैरोइंग जो है वो हो जाती है। नहीं पता नहीं, मैंने नहीं वैसे सुना खून पैदा नहीं, विटामिन आंखों के लिए तो ठीक होती है, लेकिन खून के लिए नहीं मैंने सुनी। खून के लिए कोई और चीज़, खून के लिए आयरन वाली चीज़ आपको चाहिए, जो भी रेड कलर की चीज़ है वो चाहिए आपको। अच्छा जी। अब इसके अलावा जो ये वो कह रहा है कि जब ये हार्ड वाटर जाता है टर्बाइंस और बॉयलर्स के अंदर तो वहाँ स्केल पैदा करता है। स्केल कहते हैं छिलके, बड़े बड़े छिलके, और ये हीट और जो हीट के बैड कंडक्टर्स हैं, उससे क्या होगा, पानी जल्दी गर्म नहीं होगा, आपको मज़ीद हीट देके गर्म करना पड़ेगा। इसके अलावा जो है वो बॉयलर के फटने का भी खदशा है, बस्ट होने का भी खदशा है। क्या किसका? नहीं, वो तो आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा ना, लेकिन वो बैक टू बैक सफाई करेंगे, फिर उसकी कुछ ना कुछ करेंगे ना, उसका सारी बात। हार्ड वाटर तो इस्तेमाल करना ही करना उन्होंने। या फिर ये है कि वो पाइप पे जाने से पहले टैंकर में उसका कर लेंगे और वहाँ से सफाई करना ज़्यादा आसान है। टैंकर में सॉफ्ट वाटर कर लें और पाइपों में तब गुजारें जब सॉफ्ट वाटर हो जाए, ये हो सकता है। लेकिन एक ऐसा फैक्ट्रियों में नहीं होता, वो करते हैं, पानी लगा रहता है, सारी बात है, वो स्केल जमे रहते हैं, करते रहते अल्टीमेटली कहीं फट गया तो गरीब आदमी ने मरना, मजदूर ने, मालिक को तो उसकी कोई फिक्र नहीं होती। मालिक कहते हैं मेरे पास इतने पैसे नहीं पाइप चेंज करवाता फिर चलाओ ऐसे ही, इसको लोग भी चलाते हैं, सारी बात। ठीक है ना। अच्छा जी, तो ये बस्ट होने का खदशा है। हार्ड वाटर वॉशिंग में रुकावट पैदा करता है। हार्ड वाटर पीने से मैदे में खराबी पैदा होती है। इंजनों टर्बॉयल जो टर्बाइंस के इस्तेमाल के लिए नामुनासिब है, क्योंकि इसमें मौजूद इनसॉल्युबल कैल्शियम और मैग्नीशियम साल्ट इसके अंदर लेयर बना लेते हैं, जिन्हें स्केल्स कहते हैं। ये हीट के नाकिस कंडक्टर हैं, इसलिए ज़्यादा फ्यूल इस्तेमाल करते हैं। इनसॉल्युबल कैल्शियम मैग्नीशियम सल्फेट ना सिर्फ इंजन की कारकर्दगी को कम करते हैं, बल्कि बॉयलर के फटने का भी अंदेशा रहता है। हाँ जी, वाटर पोल्यूशन देखें सिलेबस में, ठीक है। तो पोल्यूशन जो है, पानी के अंदर कोई भी ऐसी चीज़ जो जानदारों के लिए नामुनासिब हो, उसे हम पोल्यूशन कह सकते हैं। वो कह रहे वाटर पोल्यूशन इज़ द कंडेमिनेशन ऑफ वाटर बॉडीज़। वाटर बॉडीज़ क्या है? पानी की जो जगह हैं जहाँ पानी रखा हुआ है, जैसे झीलें हैं, दरिया हैं, ओशंस, समंदर हैं, और ग्राउंड वाटर ज़मीन के नीचे पानी है। ये अगर गलाजत वाला हो जाएगा तो उसे हम वाटर पोल्यूशन कहेंगे। किस वजह से वाटर पोल्यूशन होती है? पहली चीज़ है इंडस्ट्रियल इफ्लुएंट्स। ये दो लफ्ज़ आप इंग्लिश में पढ़ेंगे, एक को कहते हैं इफ्लुएंट्स, एक कहते हैं एफ्लुएंट्स। एक ए से शुरू होता है, एक ई से शुरू होता है। तो जो इफ्लुएंट्स है इसका मतलब बाहर निकलने वाले,
और एफ्लुएंट्स का मतलब है जो अंदर दाखिल होते हैं, यानी अगर कोई लिक्विड जो है किसी बॉडी के अंदर दाखिल हो रहा है, किसी कंपनी या किसी और चीज़ के अंदर दाखिल हो रहा है, उसे एफ्लुएंट्स कहते हैं। और अगर बाहर निकल रहा है उसमें से तो उसको इफ्लुएंट्स कहते हैं, इफ्लुएंट्स। ठीक है जी। जैसे इंसानी जिस्म में दिल की तरफ आने वाली आर्टरीज़ को कहते हैं एफ्लुएंट आर्टरीज़, और बाहर निकलने वाली को इफ्लुएंट आर्टरीज़ कहते हैं। तो इफ्लुएंट बाहर निकलने वाला, तो वो इंडस्ट्रियल यूनिट्स जिनमें बहुत ज़्यादा केमिकल इस्तेमाल होता है, जैसे कपड़े की इंडस्ट्री है वहाँ रंग इस्तेमाल होगा, लेदर चमड़े की इंडस्ट्री है, पेपर इंडस्ट्री है, प्लास्टिक इंडस्ट्री है, पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री है यानी पेट्रोलियम से बनने वाली चीज़ें, और रबर इंडस्ट्रीज़ हैं। इनमें अपनी ज़रूरत पूरी करने के लिए बहुत से केमिकल सब्सटेंसेस यूज़ करते हैं। ये केमिकल सब्सटेंसेस जो हैं इनको बाहर निकाल दिया जाता है वेस्ट के तौर पे इनको निकाल दिया जाता है, डिस्चार्ज कर दिया जाता है वेस्ट के तौर पे। अब ये वेस्ट जो है ये केमिकल भी हो सकता है, आगे चलते बैठ जाएंगे, और सॉलिड मटेरियल के तौर पे भी हो सकता है। इनको या तो ज़मीन पे वैसे ही छोड़ देते हैं, फैक्ट्रियाँ जैसे वैसे छोड़ देती हैं, या फिर वो वाटर चैनल जो होते हैं यानी पानी के छोटे छोटे जो रास्ते हैं, जैसे नाला कह लें आप, इनके अंदर डाल दिया जाता है। इसे कहते हैं इंडस्ट्रियल इफ्लुएंट्स, सनती फाजिल मादे। ये इंडस्ट्रियल इफ्लुएंट्स जो हैं ये इंतहाई टॉक्सिक हो सकते हैं, जहरीले होते हैं, क्योंकि इनके अंदर टॉक्सिक हैवी मेटल्स जो हैं वो डाली गई होती हैं। इनऑर्गेनिक साल्ट्स होते हैं, हैवी मेटल्स होती हैं, हैवी मेटल कैंसर का बायस है, मिनरल एसिड तेज़ाब होगा उनके अंदर, ऑयल हो सकता है, ग्रीस वगैरह हो सकती है। तो ये सारी जो है वो पानी के अंदर चली जाती हैं। इसके अलावा जो क्लीनिंग एजेंट है पानी में, क्लीनिंग एजेंट क्या होता है? ब्लीचिंग पाउडर, शायद अपनी ब्लीच सुना हो, कपड़ों की सफाई के लिए फैक्ट्रियाँ यूज़ करती हैं बहुत ज़्यादा कपड़ों की सफाई के लिए। तो उसको जो है वो, क्योंकि फैक्ट्रियों में कई तरह के काम होते हैं, बाज़ ये होता है कि एक मटीरियल गलत बन जाता है, उसके रंग को फिर ख़त्म करना होता है, उसके लिए ब्लीच डालते हैं। बाज़ वैसे ही वो आप जो कपड़ा रफ बनता है वो ब्राउन से येलो से कलर का होता है, उसे वाइट करने के लिए ब्लीच डालते हैं। या पुराना रंग या पुराना डिज़ाइन कपड़े पे छाप दिया, वो गलत हो गया, उसको रिमूव करके नया बनाना, उसके लिए भी ब्लीच वगैरह डाल देते हैं। वो सारी बाहर निकलती है। ये जो है इस तरह का पानी जो है इसके अंदर टॉक्सिक केमिकल और डिटर्जेंट्स यानी सर्फ वगैरह, साबुन वगैरह शामिल है। अब ये पानी जब दरियाओं में, झीलों में, समंदरों में जाएगा तो ये पानी के ऊपर तैरता रहेगा या हाल हो जाएगा उसके अंदर। अगर वहाँ पे ये जानदार मौजूद है वो उस पानी को इस्तेमाल करेंगे तो ये हैवी मेटल उनके अंदर चली जाएगी, उनके जिस्म के अंदर, और उसके नतीजे में या तो उनकी म्यूटेशन हो जाएगी। म्यूटेशन का मतलब है उनकी आने वाली नस्लें तब्दील शुदा पैदा होंगी, वैसी नहीं पैदा होंगी जैसे वो थे। ठीक है जी। और या फिर वो मर जाएंगे, दोनों में से एक सूरत होगी। म्यूटेशन ये होता है कि डीएनए बदल जाएगा उनका, जिससे वो नस्ल जो है वो और तरह की पैदा होगी, अजीब गरीब पैदा होगी पहले से बदल के, या फिर वो मर जाएंगे। ठीक है जी। तो वो कहता है इन गिलासतों का बायस जो है वो पानी में उसमें क्या तब्दीली वाक़या होगी कि पानी की क्वालिटी डेटेरियोरेट हो जाएगी, क्वालिटी ख़राब हो जाएगी। इसके अलावा जो ऑक्सीजन पानी के अंदर मौजूद होती है वो ऑक्सीजन भी ख़त्म हो जाएगी। इसके अलावा एक ग्राउंड वाटर के डिपॉजिट में चला जाएगा, नीचे पानी के जो ज़मीन में ज़ख़ीरे वहाँ पे भी चला जाएगा। और ये पानी जब इंसान निकालेंगे तो उन्हें बहुत सी बीमारियाँ होंगी, जैसे कैंसर है, गैस्ट्रो, पेट की बीमारियाँ जो ये हो जाएंगी। ये पोल्यूटेड वाटर यानी गंदा पानी जो है ये ज़मीन को ख़राब करेगा, फसलों को ख़राब करेगा और एनिमल्स, जानवरों को भी बीमार करेगा। तो जब ज़मीन में से हम खुदाई करते हैं तो कहते हैं ये बहुत नमकीन पानी है, जैसे हमारे इलाके का बहुत नमकीन पानी है। तो वो किस वजह से कि वहाँ पे केमिकल्स, तो यहाँ पे ज़ाहिर पहले फैक्ट्रियाँ ही हुआ करती थी इन एरियाज़ के ऊपर, और खेत हुआ करते तो फैक्ट्रियों को पानी खेतों में डालते थे वो सारा खाली जगहों पे। तो इस वजह से यहाँ पे सारा गंदा पानी ज़मीन के नीचे सीपेज करके चला गया हुआ है। तो वो पानी जब निकलता है तो पीने के लिए वो मुज़र जो है वो हो जाता है। हैं क्या? हाँ कर देता है। ये फिल्टर घरों में जो लगे होते हैं, वही कारण वो फिल्टर ही हो गया ना, उनके अंदर बिल्कुल वो कर लेता है, लेकिन एक हद तक करता है। फिर उसकी कैपेसिटी होती है कितनी देर तक उसने करते रहना है। थोड़ी देर बाद उसकी कैपेसिटी फिल हो जाती है, उससे केमिकल लदे करने ना, अपने केमिकल यूज़ करके पानी को साफ़ करना है। कुछ देर बाद फिल्टर की कैपेसिटी ख़त्म हो जाती है, उसको तब्दील नहीं, फिल्टर नहीं, फुल गंदे पानी को साफ़ करेंगे, उसमें इतनी गुंजाइश नहीं होती। उसमें होता है कि पानी जिसमें कोई डिज़ोल्व साल्ट सूट डिज़ोल्व है उसको साफ़ कर दे, गंदे पानी को नहीं कर सकता। ज़मीन कर सकती है गंदे पानी को, ज़मीन कर सकती है, ऐसी जो है वो सलाहियत है। या आप ज़मीन की तय बनाएं, मट्टी की, रेत की, कंकरियों की और उसकी कोयले की, उसमें से गुजारे पानी को, वो गंदे पानी को साफ़ कर देती है।
भाई ज़मीन बारीक बारीक पार्टिकल्स है ना, जब पानी उसमें से गुजरता है तो वो सब केमिकल्स को जज़ब कर लेती है और सिर्फ पानी रह जाता है पीछे, वो पानी बाहर आ जाता है उसमें। तो सबसे आइडल फिल्ट्रेशन जो है वो ज़मीन करती है, उसमें मिट्टी, रेत, ये बजरी जो होती है पत्थर, और उसके बाद कोयले की एक तह, ये 4 तहें अगर आप बना के पानी ऊपर से डालें तो वो परकुलेट करके पानी को साफ कर देती। ठीक हो गया जी, ये कर सकती है। अच्छा जी, हैवी मेटल्स जो हैं जैसे कैडमियम, लेड, मरकरी हैं, ये टॉक्सिक है इंसानी सेहत के लिए। एक्यूट कैडमियम पॉइजनिंग जो है वो हाई ब्लड प्रेशर, किडनी डैमेज, मैं नीचे टेस्ट लेके जाइएगा, थोड़ा सा रह गया काम, किडनी डैमेज और डिस्ट्रक्शन ऑफ रेड ब्लड सेल वगैरह, ये सारे काम ये करती है। इसके अलावा डिसफंक्शन ऑफ किडनी, गुर्दे काम करना छोड़ देते हैं, लिवर काम करना छोड़ देता है, ब्रेन पे असर पड़ता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम और रिप्रोडक्टिव सिस्टम पे असर पड़ता है, ये हमने देखना है। इसके बाद डोमेस्टिक इन्फ्लुएंस, डोमेस्टिक इन्फ्लुएंस होते हैं जो घरों से निकलते हैं, जैसे साबुन वगैरह हो गए, उसके साथ जो है एसिडिक सोल्यूशन वगैरह जो घरों में सफाई करते हुए निकलते हैं, ये सारे साबुन और नॉन डिग्रेडेबल जो चीज़ें हैं, नॉन डिग्रेडेबल कौन से हैं, नॉन बायोडिग्रेडेबल, बल्कि बायोडिग्रेडेबल का मतलब है ऐसे कंपाउंड्स जिनको आप ज़मीन में डालें तो बैक्टीरिया वगैरह या फंजाई वगैरह उनको तोड़ दे, डीकम्पोजर तोड़ दें, वो होते हैं बायोडिग्रेडेबल। लेकिन ऐसे सब्सटेंसेस जिनको ज़मीन में डाला जाए और वो ना तोड़ सकें इसको, वो नॉन बायोडिग्रेडेबल कहलाते हैं, यानी कि उनको कोई जानदार ख़त्म नहीं कर सकता। ज़मीन में तोड़ने से मुराद है केमिकल ज़मीन में चला गया, बैक्टीरिया ने उस पर अटैक करके मालिक्यूलों को ब्रेक करके एटम अलग-अलग कर दिए, उन एटमों को पौधा फिर इस्तेमाल कर सकता है। लेकिन अगर वो नहीं तोड़ा जा सकता तो फिर पौधा कभी, जैसे शापर है, ये अगर ज़मीन में पड़ा है, हाँ जी, अच्छा ग्लास ले, तो ये जो ज़मीन में अगर पड़ा रहे तो ये ऐसे ही डाइजेस्ट नहीं किया जा सकता, पॉसिबल नहीं कि उसको डाइजेस्ट किया जा सके, तो इसलिए वो वहीं का वहीं रह जाता है। तो कह रहे ये जो डिटर्जेंट्स हैं, अब ये शापर, ये जो है वो नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल जो हैं ये, और डिटर्जेंट्स वगैरह जो हैं ये नदियों में जाएंगे, तालाबों में जाएंगे, झीलों में जाएंगे और वहाँ पोल्यूशन पैदा करेंगे। तो घर से जो वेस्ट मटेरियल निकलता है पोल्यूशन पैदा करेगा। इसके अलावा जो डिटर्जेंट्स है वो पानी में काफ़ी देर खड़ा रहता है, ख़त्म नहीं होता। फास्फेट साल्ट से मौजूद होते हैं जो एल्गी की ग्रोथ करते हैं बहुत तेज़ी से, और ये जो एल्गी की ग्रोथ होगी उससे जो ऑर्गेनिक मटेरियल पानी के अंदर पाया जाएगा वो टूट जाएगा, डैमेज हो जाएगा। इसके नतीजे में ऑक्सीजन की कमी वाक़या होगी, जहाँ पे डाइजेशन का मटेरियल प्रोसेस हो रहा है वहाँ ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, ऑक्सीजन इस्तेमाल हो जाती है, फर्मेंटेशन कह लें, डाइजेशन कह लें, जो मर्जी कह लें। तो जब पौधों ये फास्फेट जाता है यहाँ से, वो एल्गी की ग्रोथ को बढ़ाएगा। एल्गी क्या करता है, जितने ऑर्गेनिक कंपाउंड उसको इस्तेमाल कर लेता है और उसके इस्तेमाल के साथ साथ ऑक्सीजन भी कंज्यूम हो जाती है। इसके नतीजे में पानी के अंदर ऑक्सीजन की शदीद कमी वाक़या हो जाती है। तो जो पानी के नीचे जानदार हैं, ऑक्सीजन की कमी से उनकी डेथ वाक़या हो जाती है, एक्वेटिक लाइफ यानी कि डेथ हो जाती है। या आपने देखा होगा गंदा पानी खड़ा हो तो ऊपर हरी हरी काई सी बन जाती है, ये एल्गी है बुनियादी तौर पे, जो ऑक्सीजन ख़त्म कर देती है उस तालाब की। डोमेस्टिक सीवेज जो है, घरों का कचरा, ये भी इम्प्योरिटीज़ की तरह वहाँ पड़ा रहता है। इसमें खाने के टुकड़े हो सकते हैं, सब्जियों के वेस्ट हो सकते हैं, गार्बेज कचरा हो सकता है, कैन हो सकती हैं, बोतलें हो सकती हैं, केमिकल सोप, साबुन हो सकते हैं, वॉशिंग पाउडर हो सकता है। ये भी बहुत सी बीमारियाँ जो है वो पैदा करती हैं, क्योंकि इनके अंदर जरासीम रहते हैं और बीमारियाँ पैदा करती हैं। जानदार चीज़ है, यूनिसेलुलर जानदार है ना जी, हाँ जी। नहीं, वो छोटी बहुत है, माइक्रोस्कोप से आप देखें ना, वो जानदार बड़ा तो नहीं, एक एक सेल वाला है, लेकिन चूँकि एक एक सेल वाले करोड़ों अरबों हो गए वहाँ पे, तो वो हरा रंग दिखाना शुरू कर देते हैं। आप, मैं कह रहा हूँ बिल्कुल बनाते हैं। आप इसको सेल को, एक सेल को उठाएं, माइक्रोस्कोप के नीचे ले जाए, आपको पूरा शक्ल नजर आएगी क्लेमाइडोमोनास की वहाँ पे, लेकिन वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है ना, एक है, तो वो एक तो नज़र नहीं आना। जब वो इकट्ठा होगा तो वो जानदार पूरा तो नहीं नजर आना, पूरी कॉलोनी नजर आनी, तो कॉलोनी हरकत करती हुई तो नहीं नजर आएगी। 5-6 हज़ार की मिल जाती है, सिंपल से सादा ही होती है। बाकी जितनी मर्जी ले, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप तो करोड़ों तक आती हैं, फिर वो आपकी मर्जी है, जितनी आपकी जेब है उतनी आपने जो परचेज़ कर लेनी है। वैसे सबसे सादा माइक्रोस्कोप तो ये जो लेंस होता है ना, आंख को लगाते हैं ऐसे, वो आईना से नहीं होता, वो डिटेक्टर के पास होता है, डिटेक्टिव के पास, वो सबसे सादा, उसे कहते हैं सिंपल माइक्रोस्कोप। उसके अंदर नहीं नजर आएंगे, कंपाउंड चाहिए आपको, कंपाउंड उसमें नजर आएंगे। अच्छा जी, यहाँ पर यूट्यूब पर सर्च कर लें क्लेमाइडोमोनास इन माइक्रोस्कोप, तो आपको वीडियोस बहुत सारी नजर आ जाए जिससे माइक्रोस्कोप से दिखाते हुए नजर आएंगे। माइक्रोस्कोप ना लें, घर बैठे देख लें, वीडियो सर्च कर लेना कोई भी, उसकी में दिखाएं कि जी आप माइक्रोस्कोप के नीचे हमें एलजी दिखाइए, तो वो आपको एलजी दिखा देंगे उसके अंदर, बहुत से लोगों ने की होगी। इसके बाद है एग्रीकल्चर इन्फ्लुएंस। एग्रीकल्चर इन्फ्लुएंस जो हैं
ज़राअत से निकलने वाले जो फाजिल मादे या वेस्ट मटीरियल जो है, अब ज़राअत से निकलने वाले कौन से होंगे कि जो आप फसलों को फर्टिलाइज़र और पेस्टिसाइड देंगे, यानी फसलों को फर्टिलाइज़र, खादें और पेस्टिसाइड, जहर जो है वो जो हशरात मारने के लिए, कीड़े मारने के लिए जहर होंगी, ये देंगे, ये ज़मीन में चले जाएंगी। और लीचिंग का प्रोसेस होगा। लीचिंग का मतलब होता है पानी जब आता है तो केमिकल पानी के साथ बह के आगे निकल जाते हैं, तो इसे लीचिंग का प्रोसेस कहते हैं, बह जाना केमिकल्स का। तो लीचिंग के प्रोसेस के नतीजे में ये पानी के अंदर जो ज़मीन में पानी होता है वहाँ चले जाते हैं, या तालाबों में या जोहड़ में, उनमें चले जाते हैं। इसके अलावा एग्रीकल्चर वेस्ट जो है वो जब उसकी तय ऊपर से जैसा सैलाब आता है तो वो जो है वो पानी को ऊपर से उखाड़ के साथ ले जाता है, तो वो सब्सटेंसेस भी दरियाओं में जाके जमा हो जाते हैं या तालाबों में जमा हो जाते हैं, और वहाँ पे तेज़ी से ग्रोथ होती है इसकी, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की। और वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो एलजी, जैसे मैंने बताया है, ये ऊपर तय बना देती है। उस तय के दो नुकसान हैं, एक तो ये कि वो ऑक्सीजन ख़त्म कर देती है, और दूसरा ये कि वो सूरज की रोशनी को नीचे नहीं जाने देती। वालेकुम सलाम। सूरज की रोशनी चूँकि नीचे नहीं जाती तो इस वजह से फोटोसेंसिस का अमल मज़ीद नहीं हो सकता। ऊपर एलजी अपनी फोटोसेंसिस करती रहती है, लेकिन नीचे जो है पौधे, कुछ पौधे ज़मीन के नीचे के साथ लगे होते हैं पानी के अंदर, वो भी फोटोसेंसिस करती है और पानी में ऑक्सीजन पैदा कर रहे होते हैं। उनको रोशनी नहीं मिलती और ऑक्सीजन पैदा नहीं होती, लिहाजा ऑक्सीजन की कमी हो जाती है और जानदार मरना शुरू हो जाते हैं। इक्वेटिक एनिमल जो है उनको सफोकेशन फील होगी, सांस नहीं मिलेगा उनको, और अल्टीमेटली मर जाएंगे वो ऑक्सीजन की कमी से। इसके बाद इफेक्ट्स ऑफ वाटर पोल्यूशन। वाटर पोल्यूशन के क्या असरात हैं? एक तो ये इंसानी सेहत के लिए ख़तरनाक है, जारी बातें नुकसान पैदा करते हैं। कॉलरा, हैज़ा हो सकता है, टाइफाइड हो सकता है, डायरिया हो सकता है। इसके अलावा पोल्यूटेड वाटर जो है ये ना सिर्फ इंसानों के लिए बल्कि जानवरों और परिंदों के लिए भी जो नुकसानदेह, वो भी ये पिएंगे तो बीमार हो जाएंगे। इसके अलावा एलजी की ग्रोथ ज़्यादा होगी, एलजी के मरने और डिकम्पोजिशन से ऑक्सीजन की कमी वाक़ होगी और लिविंग ऑर्गेनिज्म मर जाएंगे। इसके अलावा एक्वेटिक लाइफ को ये डिस्टर्ब करेगा तो फूड चेन जो है वो डैमेज होगी। इसके अलावा एस्थेटिक क्वालिटी ऑफ लेक्स और रिवर, एस्थेटिक कहते हैं उसकी जो है वो खूबसूरती भी कह सकते हैं, या उसकी आप ये कह लें कि जो कंडीशन है, देखने से ताल्लुक़ रखने वाली जो कंडीशन है वो भी ख़राब हो जाएगी, यानी अच्छी नहीं लगेगी देखने में आपको। इट इज़ अनफिट फॉर क्लीनिंग एंड वॉशिंग पर्पस, धोने के लिए और साफ़ करने के लिए ये अनफिट है, सही नहीं है ऐसा पानी। हाँ जी, वाटर बॉर्न डिजीज़ हैं जी आपके सिलेबस में? चलो ठीक है, कर लेते हैं जी, सारे चैप्टर इंशाल्लाह हम करेंगे, कोई मसला नहीं। वो डिजीज़ जो पानी के पीने से या उस ग़िज़ा को जो गंदे पानी से बना हो, खाने से आप पैदा हो जाएं, उनको वाटर बॉर्न डिजीज़ कहते हैं। ऐसी बीमारियां जो पानी को पीने से, गंदे पानी को पीने से, आलूदा पानी को पीने से, और वालेकुम सलाम, और ऐसे फलों को खाने से जो आलूदा पानी से बने हो, यानी गंदे पानी की सब्जियां और फल, उसे हम कहते हैं वाटर बॉर्न डिजीज़ हैं। वाटर पोल्यूशन जो है ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से भी हो सकता है, बैक्टीरिया, उसके अंदर बैक्टीरिया भी हो सकते हैं, पैरासाइट्स भी हो सकते हैं, और टॉक्सिन्स जो है वो भी हो सकते हैं। इन टॉक्सिन में आर्सेनिक, मरकरी, कैल्शियम, लेड और बहुत सारे ऑर्गेनिक केमिकल्स भी हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म में वायरसेस हो सकते हैं, बैक्टीरिया हो सकते हैं, प्रोटोजोआ हो सकता है, और वर्म्स हो सकते हैं, यानी कीड़े पेट के जो ये हो सकते हैं। अब पहले अब डायरियल डिजीज़ हम देखते हैं। डायरिया कहते हैं पेचेस लग जाना, लूज मोशन कह लें, डायरिया कह लें। तो इंटेस्टाइनल डिजीज़ हैं, पेट की बीमारियां हैं, जैसे कॉलरा है, हैज़ा, इससे डिहाइड्रेशन बहुत होती है। जब डायरिया हो तो पानी तेज़ी से निकलता है, पानी की कमी वाक़ हो जाती है। डायरिया जो वायरस की वजह से भी हो सकता है, बैक्टीरिया की वजह से भी हो सकता है, और पैरासाइट की वजह से भी हो सकता है। दूसरी चीज़ है डाइजेंट्री या डाइजेंट्री। डाइजेंट्री कहते हैं अगर डायरिया के साथ ब्लड या म्यूकस भी आ रही हो, यानी एक तो सिंपल वाटर निकलता है, उसको डायरिया कहते हैं, पेचस कहते हैं। एक खूनी पेचस का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है जिसमें ब्लड जो है वो भी मिक्स होकर आता है डायरिया के साथ। बवासीर भी कह सकते हैं, बवासीर लेकिन और है, वो ग़िज़ा की नाली की डैमेज है, ठीक है जी। तो ये, लेकिन ये क्या है कि वहाँ पे बैक्टीरिया वगैरह की वजह से जो इन्फेक्शन होगी हुई है। तो डाइजेंट्री जो इंटेस्टाइनल डिजीज़ है, जिसमें जो बाज़ औक़ात बैक्टीरिया या पैरासाइट की वजह से होती है, इसमें सवियर डायरिया, शदीद डायरिया जो वो लगा होगा, और ब्लड या म्यूकस भी साथ उसकी आएगी। ये काफ़ी सवियर स्टेज कहलाती है, क्योंकि उस पानी निकलने का तो कोई ख़तरा नहीं, ORS वाला पानी पीते जाएँ तो ठीक हो जाएगा, पानी का बैलेंस पूरा हो जाएगा। लेकिन जब ब्लड आना शुरू हो जाए तो वो फिर ख़तरनाक स्टेज हो जाती है। इसके बाद है कॉलरा, हैज़ा इसको हम कहते हैं। तो कॉलरा जो है एक बैक्टीरिया विब्रियो कॉलरी
की वजह से होता है, विब्रियो कॉलरी की वजह से, विब्रियस कॉलरी की वजह से होता है। ये ऐसे पानी से होता है जिसमें इंसानी फुजला शामिल हो, यानी ऐसा पानी जिसमें इंसानी फुजला शामिल हो जाए बीमार इंसान का, उससे ये होता है। इससे डायरिया भी होता है और ये ख़तरनाक हद तक मौत भी का बायस भी बन सकता है। फिर क्रिप्टोस्पोरिडियम, क्रिप्टोस्पोरिडियम जो है ये वाटर बॉर्न माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, पानी में रहने वाला प्रोटोजोआ है और ये गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल इलनेस पैदा करता है, ग़िज़ा की नाली की बीमारियां पैदा करता है। इसको क्रिप्टोस्पोरिडियोसिस कहते हैं, क्रिप्टोस्पोरिडियोसिस कहते हैं इसको। इसमें डायरिया होगा, वॉमिटिंग होगी यानी डायरिया लगेगा, उल्टी आएगी, और इसके पैथोजन जो है वो पानी सरफेस वाटर सोर्स यानी पानी की सतह पे जो ज़मीन की सतह पे जो पानी होता है जैसे झील दरिया वगैरह यहाँ से आता है। फ्लोरोसिस जो है इसमें फ्लोरीन की मिकदार जो है वो ज़्यादा हो जाएगी या फ्लोराइड की मिकदार जो है वो ज़्यादा हो जाएगी। तो फ्लोरोसिस एक ऐसी बीमारी है जिसमें फ्लोराइड की मिकदार ज़्यादा हो जाएगी। इसके नतीजे में हड्डियाँ और दांत डैमेज हो जाएंगे क्योंकि हड्डियों में कैल्शियम और फास्फोरस का बैलेंस होता है, ठीक है जी। अगर फ्लोराइड हद से ज़्यादा बढ़ जाए तो इसे डैमेज करना शुरू कर देती है। इसके बाद है हेपेटाइटिस। हेपेटाइटिस जो है, हेपेटाइटिस लिवर इन्फ्लेमेशन है, लिवर इन्फ्लेमेशन है और एक वायरस की वजह से होती है जिसको हेपेटाइटिस A B C D E वायरस कह सकते हैं। इसमें हेपेटाइटिस A और E जो है ये गंदे पानी के ज़रिए ट्रांसमिट होते हैं, बाकी ब्लड के ज़रिए ट्रांसमिट होते हैं। हेपेटाइटिस A और E का जो वायरस है ये गंदे पानी के ज़रिए ट्रांसमिट होता है। इसके बाद है हुकवर्म। ये हुकवर्म इसको इसलिए कहते हैं कि इसके माउथ जहाँ सिरा होता है, जहाँ से शुरू होता है, एक छोटी सी हुक लगी होती है, उस हुक को ये इंटेस्टाइन के अंदर ऐसे कुंडी की तरह फंसा लेता है और चिपटा रहता है ग़िज़ा की नाली के साथ और खून चूसता रहता है ताकि स्लिप होकर पीछे ना चला जाए। यानी ग़िज़ा हरकत करती है तो ख़तरा होता है कि ये भी ग़िज़ा के साथ बह ना जाए, तो ये हुक की तरह कुंडी से फंसा लेता है ग़िज़ा की नाली के साथ और चिपक जाता है, इसलिए हुकवर्म कहते हैं उसको। तो हुकवर्म एक पैरासिटिक वर्म है जो छोटी इंटेस्टाइन में पाया जाता है। बहुत से केसेस, इसके बहुत से केसेस में अनीमिया, चूँकि ये खून चूसता है तो ग़िज़ा खून की कमी यानी अनीमिया हो जाएगा और इसके नतीजे में बच्चों में स्टंटेड ग्रोथ, रुकी हुई नशोनुमा यानी कम नशोनुमा जो हो जाएगी। हुकवर्म जो है ये बॉडी में स्किन के ज़रिए भी दाखिल हो सकता है, फीट पैरों के ज़रिए भी दाखिल हो जाता है और ये पुअर सैनिटरी कंडीशन यानी गिलाज़त वाली जगह जहाँ गिलाज़त ज़्यादा होती है वहाँ पर रहने से ये हो जाता है और लाखों लोगों, करोड़ों लोगों को बल्कि ये होता है। क्या जहाँ पे जाएगा नहीं, एक तो उसका साइज बिल्कुल ज़ख्म होगा, इसलिए कुछ ज़ख्म पहले ही बने होंगे ना। बाज़ का देखिए पैर में जो बूट लगातार स्टूडेंट पहनते हैं उनके पैरों वैसे ही वो हल्की हल्की ज़ख्म से होते वैसे ही होते हैं। खिलाड़ियों का, ये आम लोग जो सड़कों पर चलते फिरते हैं तो उसमें इतना वाज़े नहीं पता चलता, फिर लोगों ने केयर नहीं करनी, हल्का सी इस जगह मिल गई इसने ट्रैवल करते जाना, आगे से नज़र नहीं आना इससे। जॉइंटस जो है, यरकान जिसे हम कहते हैं, तो यरकान या जॉइंटस जो है ये बाइल पिगमेंट के ज़्यादा होने की वजह से, ब्लड में बाइल पिगमेंट के ज़्यादा होने की वजह से है। बाइल पिगमेंट येलो कलर का होता है, इस वजह से उस जानदार के जिस्म पे भी येलो शेड नज़र आएगा, आंखों में येलो शेड नज़र आएगा। वो कहते हैं आपकी आंखें पीली हैं, आपको यरकान नहीं हुआ। तो लिवर जो है वो काम करना छोड़ देता है, आंखें पीली हो जाती हैं और पेशेंट जो है वो वीक और थका हुआ, कमज़ोर नज़र आता है हमें। काला यरकान वही होता है ना, ज़्यादा बहुत ज़्यादा जो येलो शो तो काला यरकान ही कहते हैं उसको। टाइफाइड जो है ये एक ख़तरनाक बैक्टीरिया की वजह से होता है और ग़िज़ा के ज़रिए, गंदे पानी के ज़रिए मुंतकिल होता है और इसमें लगातार बुखार जारी रहता है, ज़्यादा टेम्परेचर वाला, और अल्टीमेटली बंदे की डेथ भी हो जाती है। ये नहीं है, चलें जी। 3 पॉइंट्स हैं। हाँ जी, वाटरबोर्न डिजीज़ को प्रिवेंट आपने कैसे करना है? इसको प्रिवेंट करने के 3 तरीके उसने यहाँ पे लिखे हुए हैं कि आप पानी को सबसे पहले ट्रीट कर लें, यानी उसकी सफाई कर लें, प्योरीफाई कर लें। उबालना है तो उबाल लें, बातें ना करें, उबालना है तो उबाल लें उसको। दूसरा ये कि डिस्पोजेबल और सीवेज, कचरा अगर बाहर निकालना है, फेंकना है, तो उसको ऐसे अंदाज में फेंकें कि वो पानी की सप्लाई के करीब ना हो, पानी की जो जगह हैं उनके करीब ना हो, डंप किया जाए, ज़मीन के नीचे दफन कर दिया जाए। इसके अलावा टॉक्सिक केमिकल को कंट्रोल किया जाए जिसकी वजह से एक्यूट इलनेस पैदा होती है। 2 तरह की इलनेस होती है, एक एक्यूट, एक क्रॉनिक। एक्यूट कहते हैं जो फ़ौरन अमल कर जाए, क्रॉनिक वो होती है जो देर से आहिस्ता आहिस्ता अमल करती है। तो एक्यूट इलनेस वाले टॉक्सिन को हमें दूर करना है और स्लो पॉइजनस वालों को भी जो है वो हमें रिमूव करना है इसमें से। तो इसके लिए स्ट्रिक्ट कंट्रोल ऑफ पेस्टिसाइड का कि फसलों पे ज़हर अमेज़ जो है वो केमिकल ना छिड़के जाएँ, क्योंकि वो पानी में आते हैं और वो नुकसान करते हैं।